तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तीन बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम ही लेटेस्ट खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश से संबंधित भी होने जा रही है। इस वजह से आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहली खबर की बात कर ली जाए तो ये भारत की फायर पावर को पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा देने वाली खबर है। देखिए, आज से कुछ समय पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि भारत द्वारा कुछ कामिकाज़े ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये दरअसल आत्मघाती हमलावर ड्रोन्स होते हैं। टारगेट को सेट करके उनके ऊपर लॉन्च कर दीजिए, ये अपने साथ साथ टारगेट को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इस तरह के ड्रोन्स का ट्रेंड लगातार दुनिया भर के देशों में बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए या फिर ईरान वगैरह की बात की जाए, तो सभी जगह इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर होता है। भारत भी करता है, लेकिन भारत इन ड्रोन्स के लिए इस समय इजराइल के ऊपर निर्भर है। बाकी इसके बाद भारत की कई अलग अलग डिफेंस कंपनीज के द्वारा इस तरह के ड्रोन्स तैयार किए गए हैं। ALS-50 इसमें एक सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आता है, जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से बनाया जाता है। लेकिन अब जिस तरह की खबर निकल कर आई है वो एकदम ही बाजी को पलट देने वाली है, क्योंकि ये ड्रोन कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर की रेंज रखने वाला ड्रोन है। इसका मतलब ये किसी भी तरह की क्रूज मिसाइल का एक बहुत ही अच्छा और चीपर अल्टरनेटिव बन सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी NAL द्वारा एक ड्रोन को अनवील किया गया है। ये केवल 2.8 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, यानी इसके पंखों वगैरह की। इसके अलावा 120 किलोग्राम तक इसका वजन हो सकता है, जिसमें 25 किलोग्राम तक का वॉरेट आप डाल सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ये लगभग 9 घंटों तक का एंड्योरेंस आपको दे सकता है। इसके साथ साथ ये आपको 1000 किलोमीटर तक की रेंज देगा। इसके अलावा अगर आप इससे केवल निगरानी का काम करवाना चाहते हैं तो वो भी ये पूरी तरह से करने में सक्षम है। 9 घंटों का एंड्योरेंस आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो गया। इतना छोटा है तो ये दुश्मनों के रडार सिस्टम वगैरह की पकड़ में भी नहीं आएगा। इसके साथ साथ इसकी जो तीसरी खूबी है वो कुछ इस तरह की है कि इसे आप स्वार्म ड्रोन्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें 30 HP का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे वंकेल इंजन कहा जाता है, और ये भी NAL के द्वारा ही तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये आपको देगा। इसके साथ साथ नेविगेशन की बात की जाए तो GPS के साथ साथ नाविक से भी आप इसे नेविगेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरी तरह से वॉरफेयर को चेंज ही कर देगा। इसके बाद अगली खबर की बात की जाए, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है, सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर वैसे तो भारत की चिंताएं काफी पहले से थी, क्योंकि अमेरिका की नजर इसके ऊपर काफी लंबे समय से लगी हुई है। इसी बीच होता यह है कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है, शेख हसीना भारत आती है। उसके बाद भारत के कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा एक भाषण चलाया जाता है, जो कि आधा अधूरा होता है, और बताया यह जाता है कि ये शेख हसीना का वो भाषण है जो कि वो रेजिग्नेशन से पहले बांग्लादेश के अंदर ही देना चाहती थी। लेकिन कुछ खतरे थे जो कि उनके सामने, इस वजह से वो भाषण को वहां पर पढ़ नहीं पाई। हालांकि इस भाषण को जो पब्लिश किया गया है उसे मनगढ़ंत बताया गया है शेख हसीना के बेटे की तरफ से। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो चिंताएं हैं सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर, ये आज की नहीं, काफी लंबे समय से है। और बांग्लादेश के साथ साथ भारत भी बिल्कुल खुश नहीं होगा कि अमेरिका द्वारा इस आइलैंड के ऊपर अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाया जाए, और इसके पीछे उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इस लोकेशन पर मौजूद है। ये 9 किलोमीटर लंबा है और केवल 500 मीटर चौड़ा है। लेकिन समस्या ये है कि इसके ऊपर अगर अमेरिका आ जाता है, बस जाता है, तो हिंद महासागर के ऊपर उसकी अच्छी खासी डोमिनेंस बढ़ सकती है। इसके साथ साथ इस पूरे रीजन में भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं, जिनके ये बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो भारतीय परमाणु सबमरीन्स के लिए जो INS वर्षा तैयार किया जा रहा है, जो कि सबमरीन बेस होगा, ये आइलैंड उससे केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो सोचिए, कोई चाहेगा क्या कि अमेरिका जैसा देश भारत के न्यूक्लियर सबमरीन बेस से 50 किलोमीटर की दूरी पर आकर तैनात हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जहां से DRDO अक्सर मिसाइलों के परीक्षण वगैरह करता है, ये उसके भी बहुत ज्यादा नजदीक है। आप मैप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली भारत के परमाणु ट्रायड के बीचों बीच अगर अमेरिका का कोई सैन्य बेस आ जाता है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, और इसी ओर उन्होंने इंडिकेशन दिया है। तो अब इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि ये भारत हो, बांग्लादेश हो, दोनों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का विषय बन सकता है। तो यहाँ पर भारत जो भी मजबूत कदम उठा सकता है वो उठाने चाहिए। अब अगली खबर की बात कर लीजिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है, तो वो ये है कि अब बांग्लादेश
भारत से जाने वाली बिजली को लेकर भी तरसेगा। जी हाँ, इस समय मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप का एक थर्मल पावर प्लांट है जो कि भारत के झारखंड राज्य में मौजूद है। अब समस्या ये थी कि इस पावर प्लांट में बनने वाली जितनी भी बिजली थी यानी 100% वो अडानी ग्रुप को ट्रांसमिट करनी होती थी बांग्लादेश के अंदर, और इस पावर प्लांट से बनने वाली बिजली का कोई भी इस्तेमाल भारत के लिए नहीं किया जा सकता था। दरअसल 2018 में इस तरह के कुछ अनुबंध हुए थे, उन्हीं के तहत ये सारे नियम तय किए गए थे। बात की जाए तो आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। बांग्लादेश के अंदर वो गवर्नमेंट नहीं रही जो कि प्रो भारतीय थी। इसके साथ साथ उनका रवैया भारत के खिलाफ थोड़ा सा बदल गया है। ऐसी परिस्थिति में भारत को भी कठोर कदम इनके खिलाफ उठाने पड़ेंगे जिससे कि इनके ऊपर दोबारा से कंट्रोल हासिल किया जा सके, जैसा कि मालदीव वगैरह के केस में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर इन्हें भारत की अहमियत को बताने की भी आवश्यकता है। बताना पड़ेगा इन्हें कि भारत कितना ताकतवर है और अगर भारत चाहे तो वो क्या कुछ कर सकता है। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि आनन फानन में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया गया है, जिसके तहत अब इस पावर प्लांट में बनने वाली बिजली को अब भारत के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी पहले कंपनी बंधी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में, इस वजह से अपने पावर प्लांट की बिजली पूरी की पूरी बांग्लादेश को ही ट्रांसमिट करनी होती थी। लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन बाकी नहीं रह गई है। अमेंडमेंट हो जाने के बाद अब इसकी बिजली भारत के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है और बताया जा रहा है कि इसकी ओवरऑल बिजली से अब झारखंड के अंदर जो नई परियोजनाएं शुरू की जा रही है जितनी भी, और वहां पर जो एडिशनल बिजली की आवश्यकता होगी उसे भी ये फुलफिल करने में पूरी तरह से सक्षम होगा, जिससे कि डोमेस्टिक स्कीम्स को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है पहले की तुलना में। यानी पूरी की पूरी 100% बिजली बांग्लादेश भेजने की आवश्यकता अब नहीं रह जाएगी। वैसे भारत के कई और पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करते हैं, लेकिन जो पावर प्लांट 100% बिजली सप्लाई करता है उसमें एकमात्र यही पावर प्लांट था। अब चूंकि कानूनों से बंधा हुआ था, इस वजह से कुछ किया नहीं जा सकता था। इसी वजह से स्पेशली कानून भी बदले गए हैं। ये झारखंड में मौजूद गोंडा थर्मल पावर प्लांट है जिसकी टोटल कैपेसिटी 1600 मेगावाट है। इसके साथ साथ बांग्लादेश में इस समय काफी ज्यादा क्राइसिस बढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग हमारी सारी की सारी बिजली वहीं पर दे देते हैं तो उसके बदले हमें रेवेन्यू जनरेट हो, इसकी भी उम्मीद अब काफी कम बच जाती है। तो इन सब जोखिमों से भी ये नए कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं ये बचाएगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने में भी ये भारत को काफी ज्यादा मदद करने वाला है। इसी तरह से बाकी की भी एसेंशियल चीजों को लेकर बांग्लादेश के ऊपर लगातार दबाव बनाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कि बांग्लादेश को हम जैसा चाहें वैसा कंट्रोल कर पाएं। एटलीस्ट वो सारे काम करने के लिए बांग्लादेश को रोक सके जो कि भारत के खिलाफ हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, भारत ने इस मामले को लेकर रशिया के साथ भी विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि भारत और रशिया ज्वाइंटली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी सेटअप कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत की भी कई सारी प्राइवेट कंपनियां इसमें सहयोग कर रही है। तो इन फ्यूचर वो भी अधर में लटक सकता है, या फिर इस तरह की हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी अगर बांग्लादेश के हाथों तक पहुंच जाती है और वहां के इन असामाजिक तत्वों तक अगर इनकी पहुंच हो जाती है तो ये भी इन फ्यूचर काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसमें हमें काफी ज्यादा वित्तीय जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। इस वजह से समय यही है कि बांग्लादेश के अंदर इन सारी चीजों को और सारे प्रोजेक्ट्स को दोबारा से रिव्यू किया जाए। इसका एक इम्पैक्ट भी पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, वहां के कर्ता धर्ताओं के ऊपर, और मामला शांत करने और शेख हसीना को वापस भेजने का एक अच्छा मौका भी इन रास्तों से मिल सकता है। बाकी इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।